हाँ जी, कैसे हो? आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम बात कर रहे थे राजस्थान के राजवंशों की। उसमें हमने बात की थी अजमेर के चौहान, उसके बाद रणथंभौर के चौहान। आज हम बात करेंगे इसी चौहानों की श्रृंखला में। आज का जो अपनी ये लास्ट क्लास रहेगी चौहानों के बारे में, लगभग वो रहेगी अपने जालोर के चौहान। क्योंकि एग्जाम के दृष्टि पॉइंट से अगर देखें तो हम चौहानों में रणथंभौर, अजमेर और जालोर के चौहान ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो यहीं से किए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे जालोर के चौहान। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लासें भी देखी होगी और वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज हम बात करेंगे जालोर के चौहानों की। अगर जालोर के चौहानों की बात करें तो जालोर के चौहान, इनकी अगर बात करें तो इनका जो संस्थापक था वो कौन था? कीर्तिपाल चौहान, या इसी को क्या कहते थे? कीतू चौहान। ये जालोर वंश की चौहान शाखा का संस्थापक था। आखिर में ये था कौन? तो जो इनकी नाडोल शाखा थी, तो नाडोल शाखा से ही का ये एक नाडोल शाखा का 1181 में जालोर के परमारों से इसे छीना था। मतलब कीर्तिपाल नाडोल शाखा से संबंधित था। 1181 में जो जालोर है इसको इसने परमारों से छीना और यहाँ पर जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। इसलिए ये जालोर भी चौहानों की एक शाखा बन गए और इस शाखा का संस्थापक था कीर्तिपाल चौहान। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है समर सिंह। समर सिंह का अगर टाइम पीरियड देखें तो इनका टाइम पीरियड 1182 से 1205 ये इनका समय है। अगर इनके टाइम की बात करें कि इनके टाइम की कौन कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण है, तो इनके टाइम की जो घटना है उसमें चालुक्य शासक था कौन? भीमदेव द्वितीय। चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ इन्होंने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। ये इनके समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी। किसके समय? समर सिंह के समय इन्होंने चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय जो था इससे अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया। इसके बाद अगला शासक आता है उदय सिंह। उदय सिंह जो था इसके समय जो दिल्ली सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का शासक इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ व अंत में दोनों के मध्य संधि हो गई। क्योंकि इनके बीच जो युद्ध हुआ वो युद्ध असफल रहा, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इस कारण दोनों के बीच में अंत में असफल होने के कारण अंत में संधि हो गई। अगर इसके बाद हम चर्चा करें तो उदय सिंह के समय ही 1254 दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन का आक्रमण व परास्त। नासिरुद्दीन ने आक्रमण किया लेकिन उदय सिंह ने उसे आक्रमण में परास्त कर दिया। किसको? नासिरुद्दीन को। तो इस आक्रमण में उदय सिंह की विजय हुई और नासिरुद्दीन की हार हुई। नासिरुद्दीन ने पराजय का मुंह देखा। इसके बाद जो अगला शासक है वो आएगा चाचिंग देव। चाचिंग देव के बारे में इतिहास में हमें इतनी जानकारी मिलती नहीं। इसके बाद इनका जो अगला पुत्र है, इन्हीं का पुत्र सामंत सिंह, इसने सत्ता स्थापित, इसने ही जो ये है चौहान वंशों का अगला, जालोर के चौहानों का अगला शासक कौन बना? सामंत सिंह, जो कि चाचिंग देव का पुत्र था। सामंत सिंह के बारे में जानकारी मिलती है कि इसके समय में 1291 में जेके जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, जिसे जो जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 में जालोर पर आक्रमण किया, उस आक्रमण को बाघेला के सारंगदेव की मदद से असफल किया। मतलब 1291 में जालोर पर जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, उस आक्रमण को सामंत सिंह ने, किस शासक? सारंगदेव, बाघेला के शासक सारंगदेव की मदद से उस आक्रमण को असफल कर दिया। ये तो थे इनके प्रारंभिक शासक। अब इनके बाद में जहाँ से जालोर शाखा की सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं शुरू होती है वो रहेगा अपने जालोर में कानड़देव चौहान। अब बात करें हम कानड़देव चौहान की, तो कानड़देव चौहान का जो समय है वो 1305 से लेकर 1311 के मध्य माना गया है। इनका समय 1305 से 1311 के मध्य माने गया, जो कि ये सामंत सिंह के उत्तराधिकारी थे। अब इनके समय की अगर हम बात करें, इनके समय जो घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, उन घटनाओं के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं अगर उनकी बात करें तो 1298 में गुजरात अभियान किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने।
मतलब 1298 में अलाउद्दीन खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत का शासक था, जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक बना, जलालुद्दीन का भतीजा था, दोनों चाचा भतीजे थे। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या करके कड़ा नामक स्थान पर उसकी हत्या करके स्वयं शासक बना था। तो इसने 1298 में गुजरात पर आक्रमण किया, किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन इसने जब आक्रमण किया और ये जब लौट रहा था तो जो इसका रास्ता था या जो मार्ग था इनका आने का, वो जालौर से होकर गुजरता था। तो इसने कानड़ देव को कहलावा भिजवाया या पत्र लिख के भिजवाया कि वो सेना को मार्ग देने की, मतलब वहां से सेना को निकालने में सहायता करे। तो इस पर कानड़ देव ने मना कर दिया और कहते हैं कि उसकी सेना पर इसने छोटा मोटा आक्रमण कर दिया और उस सेना को वहां से निकलने नहीं दिया। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य आपसी जो संबंध थे वो तनावपूर्ण हो गए। अब बात करें हम फरिश्ता के अनुसार 1305 में ऐन उल मुल्क ने कानड़ देव को संधि के लिए तैयार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे इनके बीच जो संघर्ष, इनके तनाव थे या संबंध थे वो संघर्षपूर्ण हुए या जो संबंध थे उनमें जैसे तनाव आया, तो उसके बाद फरिश्ता के अनुसार 1305 में एक आदमी जिसका नाम है ऐन उल मुल्क ने कानड़ देव को संधि के लिए तैयार किया, वो अपने साथ दिल्ली ले गया। इसने कानड़ देव को तैयार कर लिया कि चलो जो हुआ जो ठीक है, उसको छोड़ो, तुम और अलाउद्दीन खिलजी दोनों आपस में संधि कर लो और तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली दरबार में बुला रहा। इस संधि पर ये तैयार हो गया और ये यहाँ से कहते हैं कि ये दिल्ली दरबार चला गया। अब जैसे ये दिल्ली दरबार में गया तो इसने वहाँ पर स्वयं को सही तरीके से महसूस नहीं किया, इसको वहाँ पर अच्छा महसूस नहीं हुआ। एक बार ये दिल्ली दरबार में बैठा था तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूतों पर डीग मारते हुए कहा कि कोई भी ऐसा राजपूत शासक नहीं है जो कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना कर सके। अब भाई साहब कानड़ देव चौहान राजपूत शासक थे तो इनको ये बात चुभ गई और इनके खून में कहते हैं कि उबाल आ गया। जैसे ही कानड़ देव चौहान ने ये बात सुनी तो कानड़ देव चौहान वहाँ दरबार से निकल गए और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को खुली चेतावनी देकर आ गए। इन्होंने कहा कि तू आक्रमण कर, मैं तेरा सामना करूँगा। जब अलाउद्दीन खिलजी को ये चुनौती दी तो कहते हैं कि फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण किए। इन्हीं आक्रमणों की अगर हम बात करें तो जालौर पर आक्रमण करने का एक कारण तो ये था। अगर हम बात करें अब दूसरे कारण की कि इनका दूसरा कारण क्या था जालौर पर आक्रमण करने का, तो कहते हैं कि जो कानड़ देव चौहान था इसका एक बेटा या भतीजा था एक वीरमदेव चौहान। बात है ये मूणत नैणसी के अनुसार है ये कहानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक उसकी पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। जो फिरोजा थी कहते हैं कि बहुत ही सुंदर सुशील कन्या थी, लेकिन टाका तो ये फंसा कि वो इन्हीं के भाई साहब के बेटे से या इन्हीं के बेटे वीरमदेव को अपना दिल दे बेटी। क्या नाम था उसका? वीरमदेव। इन भाई साहब को ये दिल दे बेटी, लेकिन राजपूती खून इनके रंगों में दौड़ रहा था। दुश्मन आगे जो सुल्तान था इनका दुश्मन था, कैसे उसकी बेटी से ये अपने प्यार को जाहिर कर दे। कहते हैं कि फिरोजा ने इनको कई बार प्रपोज किया, कई बार इनके पास खत पत्र लेटर जो भी उस टाइम चलते थे वो भिजवाया। उन्होंने बोला कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन इधर ये भाई साहब हाँ करने कोई तैयार नहीं हुए। हर बार इन्होंने जो भी उधर से बात आती है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हद हो गई। फिरोजा ने सोचा कि ये तो एक तरफा प्यार है, क्योंकि अगला इंसान इसके लिए सर्टिफाई नहीं हो रहा। कहते हैं कि वीरम देव के प्रेम में इतनी पागल हो गए वो, उसने खिलजी से बोला। खिलजी ने वीरम देव को राजी करने के लिए जालौर पर आक्रमण करवाया, लेकिन कहते हैं कि सेना को असफलता हाथ लग गई। अब प्यार कहते हैं कि अंधा होता है,
प्यार में किसी को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस एक तू और एक मैं, बाकी सब झूठी माया। तो इसके बाद स्वयं फिरोजा कहते हैं कि वो गढ़ में यानी कि जालोर दुर्ग में आई, और कहते हैं कि कानड़ देव ने, ससुर जी ने उसका अच्छा स्वागत किया। लेकिन वहाँ आकर वापस वही, वीरमदेव मैं आपसे प्यार करती हूँ। वीरमदेव ने किया, नहीं मैं तो नहीं करता। फिर भी ये तैयार नहीं हुई। निराशा उसके हाथ लगी, आखिर में वापस वो दिल्ली लौट गई। कहते हैं कि दिल्ली लौटकर फिरोजा ने कुछ दिन स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया आपने, और बंद करके वीरमदेव की याद में तड़पती रही। जैसे जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता चला क्या हुआ बेटा क्या नहीं हुआ, फिरोजा ने अपना दुख उसको सुनाया कि पिताजी ये बात है, मैं उससे प्रेम करती हूँ लेकिन वो तो मान ही नहीं रहा, हर बार मना कर देता है। वीरमदेव, फिरोजा बोलती है वीरमदेव से कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। वीरमदेव बोलते हैं कि मैं तो कौन नहीं करूँ, मतलब अगला बंदा तैयार ही नहीं हो रहा इससे प्यार करने के लिए। लेकिन फिरोजा उसको बेइंतहा मोहब्बत करती थी। सच्चे प्यार में आखिर यही होता है कि सच्चा प्यार कहते हैं कि एक तरफा ही होता है। एक इंसान इतना जल जाता है प्यार में कि वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा बैठता है, लेकिन अगले इंसान को उस प्यार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो छोड़ो, जो कहानी थी इनकी वो इस प्रकार थी। तो जब अलाउद्दीन खिलजी को फिरोजा ने पूरी बात सुनाई तो इसकी एक दाई थी। कौन? इसी की एक दाई, जिसका नाम था गुल बहिस्त। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी दाई गुल बहिस्त को बोला कि जा जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर, और जैसे भी हो वीरमदेव को लाकर फिरोजा के सामने प्रस्तुत कर, चाहे उसको जिंदा लेके आ, अगर वो मर जाए तो उसका सा शरीर यहाँ लेके आ, लेकिन उसको फिरोजा के सामने लाकर प्रस्तुत कर। गुल बहिस्त ने कहते हैं कि जालोर पर आक्रमण किया और चौहानों में और खिलजी सेना में भयंकर संघर्ष हुआ। उस संघर्ष में कहते हैं कि वीरमदेव शहीद हो गया। अब वीरमदेव शहीद हो गया, लेकिन इधर फिरोजा ने तो बोला कि मुझे वीरमदेव चाहिए। तो ये गुल बहिस्त कहते हैं कि वीरमदेव का सिर काट कर उसको सजाकर थाल में कहाँ ले गए? फिरोजा के सामने। जैसे ही गुल बहिस्त को आते हुए देखा फिरोजा ने, तो उसने सोचा कि वो मेरे प्यार को लेकर आ रही। लेकिन कहते हैं कि प्यार में तो एक निशानी काफ़ी होती है, और जैसे उसने वीरमदेव का सिर देखा तो उस सिर को अपनी गोद में लेकर, कहते हैं कि उस सिर का तो उसने अंतिम संस्कार किया। और जो फिरोजा जो वीरमदेव के प्यार में बहुत डूब चुकी थी, कहते हैं कि फिरोजा ने वहीं पर यमुना में कूद कर आत्महत्या कर ली और अपने प्राण त्याग दिए। आखिर में हुआ ये कि एक ने तो, अगला इंसान शक्तिशाली था तो इसने अपने प्राण गंवाए, और ये इतना प्यार करती थी लेकिन इसने इससे प्रेम करने से मना कर दिया। तो आखिर में दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो एक आक्रमण का कारण फिरोजा का भी माना जाता है। तो इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर और भी आक्रमण किया। तो आगे जो अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है अब उनकी चर्चा करें। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इसके बाद कहते हैं कि 1308 में सबसे पहले जो जालोर दुर्ग है इसकी कुंजी कहा जाता है सिवाना दुर्ग को। तो इसने सबसे पहले सिवाना पर आक्रमण किया। आक्रमण 1308 में किया। इस समय जो अलाउद्दीन का सेनापति था वो कमालुद्दीन गुर्ग था। अलाउद्दीन का सेनापति कमालुद्दीन गुर्ग था। और जो सिवाना में जो उस टाइम दुर्ग का रक्षक था वो था शीतल देव, जो कि चौहान सेना का सेनापति था। लेकिन इसमें एक सेनापति और था चौहानों का जिसका नाम था बावला सरदार। तो इस बावला, कहते हैं कि जो बावला है इसे कमालुद्दीन दुर्ग ने या अलाउद्दीन खिलजी ने पैसों का प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया। और इसको जब अपनी ओर मिला लिया तो इसने दुर्ग के जो गुप्त रास्ते थे उन रास्तों की जानकारी अलाउद्दीन की सेना को दी। और कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने
दुर्ग में प्रवेश करके दुर्ग के अंदर जो मामादेव कुंड था, एग्जाम में बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मामादेव कुंड किस दुर्ग में स्थित है, तो सिवाना दुर्ग में। तो जो मामादेव कुंड था, कहते हैं कि उस कुंड में गाय गौ रक्त मतलब गायों का खून उस कुंड में मिला दिया। अब राजपूत सरदार थे, गायों को वो पूजा करते थे, गायों का सम्मान करते थे। अब जब गायों का रक्त उस कुंड में मिला दिया तो पूरी पेयजल व्यवस्था ही उस कुंड पर आधारित थी। मतलब वहाँ जो सिवाना दुर्ग में जो लोग या जो सैनिक रहते थे वो पानी मामदेव कुंड से ही पीते थे, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आएगी पानी की। ऐसे इन्होंने बहुत सी इन्होंने हरकतें की। इसके बाद कहते हैं कि आखिर में जब चौहान सेना सब तरह से मजबूर हो गए तो कहते हैं कि उन्होंने शीतल देव के नेतृत्व में तो केसरिया और मेणादेव के नेतृत्व में जोवर हुआ। तो इस सिवाना दुर्ग पर जो अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था वो 1308 में हुआ। इसमें कहते हैं कि शीतल देव ने केसरिया धारण किया और खिलजी सेना का मुकाबला किया और उसके साथ मेणादेव ने वहाँ पर जोवर किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिवाना दुर्ग था उस दुर्ग को कमालुद्दीन गुर्ग को सौंप दिया और उसका नाम सिवाना से बदलकर खैराबाद कर दिया। ये तो थी सिवाना दुर्ग की घटना। इसके बाद कहते हैं कि वापस ये दिल्ली चला गया और बात वही थी फिरोजा वाली। फिरोजा बार बार खिलजी को बोल रही थी कि मुझे वीरमदेव चाहिए, वीरमदेव चाहिए। तो खिलजी का दिमाग खराब हो गया। उसने अपनी सेना को 1311 में आदेश दिया कि तुम जाओ, या तो उसको बंदी बना के लाओ या जैसा भी हो वैसा ला के प्रस्तुत करो। तो कहते हैं कि जालोर दुर्ग पर 1311 में अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। इस समय इसका सेनापति मलिक नायब था। कई किताबों में उल्लेख कमालुद्दीन का भी आता है, लेकिन जो इसका सेनापति था वो मलिक नायब था। अब यहाँ भी वही हुआ, राजपूत सरदारों ने या राजपूत सेनापतियों ने इनके साथ राजपूतों के साथ विश्वासघात किया। सबसे बड़ी कमजोरी जो इनकी थी राजपूतों की वो ये थी कि इनके ही सेनापति या इनके ही सैनिक कुछ पैसों के प्रलोभन में, कुछ लालच में आकर इन्होंने अपने ही राजाओं के साथ गद्दारी कर ली। हमने पढ़ा था रणथंभौर हमीरदेव रणमल रत्तीपाल, उन्होंने भी हमीरदेव चौहान के साथ गद्दारी की और आखिर में खिलजी सेना का साथ दिया। तो यहाँ पर भी एक सैनिक था जिसका नाम था दया बीका। इसने कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया और यहाँ पर भी भयंकर दोनों सेनाओं में 1311 में बहुत भयंकर युद्ध हुआ। कहते हैं कि इसमें कानड़ देव ने केसरिया धारण किया और इसकी पत्नी जैतल देव ने जोवर किया। युद्ध इतना लंबा चला कि कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच बहुत खून खराबा हुआ और इसी में जो फिरोजा का जो आशिक या जो फिरोजा जिसे चाहती थी वीरमदेव, वो भी इसी युद्ध में शहीद हुआ। कहते हैं कि सब कानड़ देव ने केसरिया कर लिया, इधर से जैतल देव ने जोहर कर लिया, वीरमदेव अकेला बचा। तो उसने सोचा कि एक खिलजी सेना या तो मुझे मारेगी या बंदी बनाकर ले जाएगी। तो कहते हैं कि स्वयं वीरमदेव ने अपनी कटार हेड़कर स्वयं अपने पेट में गोप ली और स्वयं अपने प्राण त्याग दिए। तब गुलबैस्त उसका सिर काटकर फिरोजा के लिए लेकर गई थी। किस समय? 1311 के आक्रमण के समय। वो कहानी उस टाइम इस वक्त सुनाई क्योंकि वहां पर आक्रमण करने के हम कारणों की बात कर रहे थे कि आक्रमण करने के क्या क्या कारण हैं। इसलिए एक कारण ये जो फिरोजा का जो प्रेम प्रसंग वाला जो मैटर है, ये भी एक जालोर पर आक्रमण करने का एक कारण था। इसके बाद जो जालोर दुर्ग है उसका नाम बदलकर जलालाबाद कर दिया और दुर्ग में तोप नामक मस्जिद बनवाए। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में तोप नामक मस्जिद का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार ये थे अपने जालोर के चौहान जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब आज का सेशन तो ये समाप्त हुआ, लेकिन अगली जो क्लासें होगी वो भी हम किसी न किसी नए राजवंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अब जैसे आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड के पेपर जीके के ग्रुप ए व बी के पेपर निरस्त कर दिए, तो उनमें अगर आप उनकी भी तैयारी कर रहे हो तो ये जो जालोर के चौहान जिन के ऊपर हमने अब तक चर्चा की, जैसे गुजर प्रतिहार थे, अजमेर के चौहान थे, रणथंभौर के चौहान थे, जालोर के चौहान थे, ये टॉपिक सेम टू सेम पूरे के पूरे जीके में आपको मिलेंगे। आरएस की वैकेंसी आ रही, पटवार की आ रही, उधर से आप फर्स्ट ग्रेड जैसे अगस्त
या सितंबर में लगभग संभावना है पूरी की फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी की विज्ञप्ति भी जारी हो जाएगी, तो आप उसकी भी तैयारी करो। तो ये टॉपिक सेम टू सेम पूरे के पूरे है और आपको लगभग जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी तरफ से भरपूर मैटर देने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई फैक्ट ऐसा नहीं जिसको मैं छोड़ रहा हूँ, बस ये एक जो फालतू चीज़ें हैं उनको एक तरफ रख रहा हूँ, उनको बोल के बता रहा हूँ, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो आपको बोर्ड पर लिख कर समझा रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी लगातार जारी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।